Hello everyone, so I'm covering the chapter Structure of Atom. Okay, let's start this chapter. इस चैप्टर में मुझे 4 मेजर टॉपिक कवर करने हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी, एटॉमिक मॉडल, साइंटिफिक डेवलपमेंट इन मॉडल्स के बीच में, जिसमें हम सारे के सारे ऑलमोस्ट फार्मूलाज कवर कर लेंगे जो हमने ऑलमोस्ट सेम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़े थे। फिर हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स और उनकी एप्लीकेशन। हमारे पास 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं, उनकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, जो हमारे पास इनके स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है क्या नहीं, वो सब पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो मैंने ये प्रचंड के नोट्स खोले हैं तो मैं इससे रिवाइज कर रही हूँ। मोल कॉन्सेप्ट, अभी तक मेरी प्रोग्रेस क्या है केमिस्ट्री में, इट इज़ मेरा मोल कॉन्सेप्ट हो चुका है। रिडॉक्स मैंने कर लिया रिवाइज अच्छे से, और सोल्यूशन भी ऑलमोस्ट ख़त्म है। बस लास्ट की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के वो ना फैक्टर एबनॉर्मल मोलर मास रिवाइज करना रहता है, तो मैं भी इसके बाद कर लूँगी। और फिर अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी ख़त्म हो जाएगा, तो मेरे 4 ये टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे। बाकी आईयूपैक, आइसो और जीओसी जो है वो ऑर्गेनिक में चल रहे हैं, तो आई एम गुड टू गो, बट बहुत स्लो है, आई नीड टू फास्ट स्पीड अप। ओके, लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन, एटॉमिक थ्योरी, मैटर। ओके, सबसे पहले हमने जो पढ़ी थी वो डाल्टन साहब थे जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी। मोल या एटम के बारे में कोई कॉन्सेप्ट बताया था। डाल्टन जी ने कहा था कि एटम जो है ये एक यूनिवर्सल मटेरियल है जो कि मैटर में होता है। मॉडर्न के अकॉर्डिंग एटम के भी सब एटॉमिक, अब जब अब हम ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, तो अब हमारे अकॉर्डिंग एटम में और भी चीज़ें हैं, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इवन इलेक्ट्रॉन हैज़ अदर पार्टिकल लाइक जैसे कि क्वार्क्स एंड दिस न्यूट्रिनोज एंड दिस ऑल थिंग्स। ओके, फिर एक एटम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अगर ये एक एक्स एक एटम है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाता है इसका मास नंबर, और यहाँ लिखा जाता है इसका एटॉमिक नंबर। ए जो है ये हमारा होता है मास नंबर, और जेड जो है ये हमारा होता है एटॉमिक नंबर। मास नंबर में आ जाते हैं हमारे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर में आते हैं हमारे प्रोटॉन। मास नंबर इज बेसिकली नथिंग द मास ऑफ योर न्यूक्लियस, तो इसमें वो आगे जो न्यूक्लियस में है न्यूक्लियॉन्स। फिर प्रोटॉन्स जो है वही इलेक्ट्रॉन के बराबर हैं, अगर इस पर कोई चार्ज ना हो तो ये वो हैं जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो सी एनाइन, हाँ ठीक है, ये हो गया यहाँ तक का। ये न्यूट्रल एटम के लिए था। अब अगर आपको कैटाइन और एनाइन में फ़र्क जानना है कि कैटाइन कौन होता है, एनाइन कौन होता है। कैटाइन वो जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, तो मतलब इनिशियली जितने इलेक्ट्रॉन थे फाइनली उससे कम है, तो इनिशियली ज़्यादा थे। एनाइन मतलब जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा है, गेन करा है, तो मतलब इनिशियली जितने इलेक्ट्रॉन थे फाइनली उससे ज़्यादा हैं। तो इससे हम अच्छे से समझ पाएंगे। सी एनाइन में इलेक्ट्रॉन जो है अब ज़्यादा है प्रोटॉन से, क्योंकि इनिशियली प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर थे, तो इनिशियल को आप प्रोटॉन समझ लो। तो देखो इसमें फाइनल ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और इसमें ये वो, ठीक है, ये हो गया। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसे कैसे। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं हमारे पास। इलेक्ट्रॉन जिसको जे थॉमसन ने निकाला था, देन प्रोटॉन एंड देन न्यूट्रॉन्स। एयर विच इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये शो करता है कंडक्टिविटी बहुत ही लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे। तो ये फैराडे, ये एक एक्सपेरिमेंट है जो यहाँ पे दे रखा हुआ है कि कैसे कैसे इनकी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और ये सब हुआ था। सो ओके, सो एयर इज़ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराना पड़ता है, एंड एयर इज़ अ वेरी बैड कंडक्टर फॉर दिस। तो इसके लिए हमें इस ट्यूब में जो प्रेशर है वो बहुत लो करना पड़ता है, और वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई करनी पड़ती है कि एयर जो है वो कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी को। सो वही किया हमने प्रेशर को बहुत कम कर दिया, हमने वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। यहाँ पे हाई वोल्टेज लो प्रेशर, सी हाई वोल्टेज लो प्रेशर, बल्ब जो है वो ग्लो करने लगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगी। इस तरफ रखी हमने कैथोड, इस तरफ रखी हमने एनोड। और फैराडे का एक्सपेरिमेंट था, तो ये फैराडे साहब की डिस्चार्ज ट्यूब थी। ये फैराडे साहब की डिस्चार्ज ट्यूब है, देखो ये। अब इसमें होता क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले जे थॉमसन ने किया अपना कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। जे थॉमसन का पहला क्या था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसमें इन्होंने यहाँ पे लगा दी एक फ्लोरेसेंट ट्यूब जो कि स्क्रीन थी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन यहाँ पे लगा दी। अब यहाँ से ये जो भी यहाँ से जा रहा था, जब भी यहाँ पे टकरा रहा था तो ये ग्लो कर रही थी। फ्लोरेसेंट स्क्रीन थी एक। डिस्चार्ज ट्यूब में एनोड भी लगा दी, एनोड के पीछे फ्लोरेसेंट वो भी लगा दिया। लो प्रेशर, हाई वोल्टेज, सब कुछ। अब कैथोड जो है, कैथोड क्या है, कैथोड में होते हैं नेगेटिवली चार्ज। कैथोड हैज व्हाट, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, जिनका नाम क्या था, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे जो ये कैथोड रे में क्या थे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ये जैसे जैसे एनोड की तरफ जा रहे थे यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे थे और हमें पता चल रहा था।
सी गैस को आयनाइज कर दिया, एयर को आयनाइज कर दिया लो प्रेशर ने और हाई वोल्टेज ने। अब इसमें से हाइड्रोजन जो था इसमें से ये हो गया कैथोड रे, जो कि इलेक्ट्रॉन थे वो अलग। कैथोड रे कैथोड से स्टार्ट हो रही थी, एनोड पे खत्म हो रही थी, विजिबल नहीं थी, सिर्फ फ्लोरेसेंट ट्यूब पे जो टकरा रहा था उससे देखा जा रहा था, ना इलेक्ट्रिकल फील्ड था ना मैग्नेटिक फील्ड था, तो ये डेविएट नहीं हो रही थी, सीधा सीधा ट्रेवल कर रही थी। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इसका बिहेवियर सिमिलर ही होता है जैसे एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बेयरली गेट डेविएटेड। ओके, कैथोड रे की प्रॉपर्टी ये डिपेंड नहीं करती कि आपने इलेक्ट्रोड का कौन सा मटेरियल यूज किया, इसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे जिनको इलेक्ट्रॉन कहा गया। ये हाई स्पीड में ट्रैवल करती है, ऑलमोस्ट लाइक स्पीड ऑफ लाइट। ये फ्लोरेसेंस काज करती है कि जब भी किसी पे गिरती है तो काइनेटिक एनर्जी को सीन हो जाता है और ये हैवी सॉलिड एक्सरे जो है वो इससे प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो दिख जाता है कुछ निकल रहा है। फिर एक चार्ज टू मास रेशो है जिसको हम स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, E/m रेशो कहते हैं इसको। कि देखो कैथोड रे हाई वोल्टेज लो प्रेशर यहाँ से गई, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में डेविएट हो गई, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में नीचे डेविएट हो गई, और बैलेंस तब रही जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इनके दोनों कहीं कहीं डेविएट होकर जब बच गया। ये देखो ये आपने मैग्नेट लगा दिया, इलेक्ट्रिसिटी लगा दी, तो E/m रेशो जो है चार्ज से मास का रेशो वो हम निकालते हैं यहाँ पे। देखो कुछ फॉर्मूलाज हैं। फोर्स इज इक्वल टू QE इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और फोर्स क्या है चार्ज इंटू V इंटू बी, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कुछ एक दो फॉर्मूला हैं जो आपको याद होने चाहिए, बस इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आपका V इंटू बी आ जाता है, तो ये हो गया मैग्नेटिक का फॉर्मूला। मोस्टली फॉर्मूला जिससे डिराइव्ड हैं आपके उसके क्या कहते हैं फिजिक्स के, लुक है this is for electric field and this is for magnetic field। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में कितना, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ज़्यादा इंटरेक्शन होगी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक के बीच में, तो उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी। जितना हल्का पार्टिकल उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन जो है वो ओरिजिनल पाथ से बढ़ती जाती है जैसे जैसे उनका इफेक्ट तेज होता जाता है। तो जितना वो डेविएट हो रहा था मतलब उतना उसका चार्ज था, मतलब उतना ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड था और उतना ही वो लाइट ऑब्जेक्ट था। तो इलेक्ट्रॉन डू गेट वेरी डेविएटेड इन दिस, सो इसमें इलेक्ट्रॉन का E/m रेशो भी आ गया। चार्ज कितना था, अब ये हमने मलिकन के जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था उससे पता कर लिया कि इसका चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का। चार्ज जो है वो क्वांटाइज रहता है, Q इज इक्वल टू NE की फॉर्म में रहता है, which is plus minus 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ओके, E/m रेशो, E हमें पता है 1.6 minus 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। मास भी हमें पता है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, और Q इज इक्वल टू NE प्लस माइनस। तो ये कुछ एक दो चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। अब जैसे ये देखो, ये सवाल क्या है कि ये है फ्लोरीन और ये है क्या कहते हैं, ये दो तीन है, इसमें से बताना है सही क्या क्या है। लेट्स स्टार्ट। आइसोइलेक्ट्रिक वो जिनके इलेक्ट्रॉन सेम है, तो बताओ कि O2 माइनस के और Fe माइनस के इलेक्ट्रॉन सेम है। इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 10, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 8, नहीं इलेक्ट्रॉन्स O-2, दिस इज न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास प्रोटॉन आएंगे जो कि 8 होते हैं। दिस इज न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, यहाँ पास न्यूट्रॉन आ गए ना 10, 9, राइट, सेम तो नहीं है। अच्छा ठीक है, समझ गई। इसमें 9 प्रोटॉन है, एक इसने और गेन किया तो 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, इसने 2 गेन किए, इसके पास 10 हो गए। हाँ सेम है, ऑल द स्पीशीज हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 10 10 और 10, हाँ सही है। F माइनस एन हैज इक्वल नंबर, हाँ सही है, सबके सेम है यार। मास नंबर इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ट्रू, ऊपर वाला होता है ना। विच ऑफ दिस शो फ्लोरेसेंट, ZnS, जिंक सल्फाइड, सल्फेट नहीं, जिंक सल्फाइड।
उसके बाद नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कैथोड रे। कैथोड रे ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड, या कैथोड से एनोड पर जाती है। चार्ज एंड मास ऑफ डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। हाँ ये, और वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता आपने मटेरियल क्या लिया क्या नहीं लिया, बस आपने जो गैस ली उसके, क्योंकि जैसे H2 था तो H2 पे डिपेंड करेगा कि H2 के कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास और उस पर। चार्ज एंड मास ऑफ पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूट कैथोड रे डज नॉट डिपेंड ऑन मटीरियल ऑफ, इट डज डिपेंड अपॉन मटेरियल ऑफ कैथोड। यार गैस पे थोड़ा डिपेंड करता है, वो तो एयर ली थी हमने, आयनाइज हो गई, जो होना था हो गया। दिस इज करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मटीरियल दे पोजेस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी होती है, हाँ मैंने बताया यहाँ जाके होती है, तो नॉट करेक्ट तो यही होगा ना। इट डज, यहाँ लिखा है इट डज डिपेंड अपॉन नेचर, नहीं इट डज नॉट डिपेंड, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता सब में से। अकॉर्डिंग टू थॉमसन द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ पार्टिकल प्रेजेंस इन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डिपेंड अपॉन, मास पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, मास पे इन्वर्सली, मैग्नीट्यूड पर डायरेक्टली, और स्ट्रेंथ पे भी डायरेक्टली। E/m ratio of cathode is x unit. When hydrogen is filled in the discharge tube, what is the value of deuterium? हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब में है तो ड्यूटेरियम की क्या वैल्यू होगी? कैथोड रे हाइड्रोजन E/m ना, तो चार्ज तो ड्यूटेरियम पे भी उतना होता है, और अगर मास डबल हो रहा है तो चार्ज भी तो डबल हो रहा है, E/m ही रहेगा। चार्ज टू मास रेशो E/m 1.7 इसे सॉल्व कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, ये ऊपर जाके प्लस 31 हो जाएगा। यहीं से आपका मोस्टली सॉल्व हो जाएगा ये। इसको 2 मान लो, इसको 9 मान लो, नहीं मत मानो, रुक जाओ। इसको 1.6 ही रहने दो, इसको 9 ही रहने दो। 1.6 और 9 ऑलमोस्ट अप्रॉक्स में 1.79, जो भी आपको समझना है समझ लो। 1.7 1.9 2 के कम होगा ये समझ लेना। और 31 में से 19 निकाल दो तो पीछे बचते हैं 2 और 1 12 बचते हैं क्या? 12 बचते हैं। अच्छा 9 है ना, तो ये एक 17 होगा, 17 18 ऐसा, तो एक और कम कर दो तो 11, हाँ ये ऐसा आ जाएगा। 1 मिनट लगेगा सॉल्व करने में। नो नीड टू। न्यूक्लियॉन्स कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो देखो कैथोड रे, ये देखो मैं समझाती हूँ। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट आएगा तो समझ लेना इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। एनोड रे आएगा तो समझ लेना प्रोटॉन या न्यूट्रॉन दोनों में से किसी की बात कर रहे हैं। कैथोड रे जो था ये नेगेटिव थे इसके अंदर, और इसमें पॉजिटिव वाले होंगे या फिर वो। एनोड रे गोल्डस्टाइन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, कैनाल रेज सीधी जा रही थी रेज, हाई वोल्टेज ऐसा। एनोड रे सीधा ट्रेवल करती हैं, कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। बिना मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेट डिफ्लेक्ट इन डायरेक्शन एक्सपेक्टेड फॉर पॉजिटिव चार्ज, इंडिकेट पॉजिटिव चार्ज। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ, देखो दिस डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, दैट डज नॉट डिपेंडेड अपॉन नेचर ऑफ गैस। E/m रेशियो व्हेन हाइड्रोजन गैस इज टेकन इन दिस चार्ज, दिस इंडिकेट दैट पॉजिटिव आइन द हाइड्रोजन, दिस इज पॉजिटिविटी। देखो E/m रेशियो फॉर व्हाट वी कॉल इट, नहीं, फॉर कैथोड रे द नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ मटेरियल, नथिंग मैटर्ड। फॉर एनोड रे इट डज मैटर्स, ओके। E/m रेशो इसका चार्ज वही होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90, लेकिन इसका मास हो जाता है 10 टू द पावर माइनस 27 और यहाँ 9। गिव मी अ मिनट गाइज। अरे यार आई वॉज रिकॉर्डिंग फ्रॉम सो लॉन्ग एंड आई डिड नॉट टर्न द कैमरा ऑन। अब मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ पे ख़त्म करा, तो ओके सॉरी। अब मैं यहीं से स्टार्ट करूँ क्योंकि आई डोंट हैव मच टाइम टू रिवाइज इट अर्लियर। मैं ऑलरेडी पता नहीं कितनी बार पढ़ रही हूँ। तो रदरफोर्ड का वही ZnS वाला, अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे तो वो ग्लो करेगा, तो हमें पता चल रहा है कि अल्फा पार्टिकल आ रहा है। अल्फा पार्टिकल का जो है ये नेगेटिव की तरफ डेविएट करते हैं, नेगेटिव प्लेट की तरफ, क्योंकि ये खुद पॉजिटिव होते हैं। और अल्फा रेज ना, अल्फा हाँ डबल हीलियमाइज्ड है ना, और जो क्या कहते हैं अल्फा रेज और बीटा जो है वो नेगेटिव की तरफ जाती हैं, वो कैथोड रेज की तरह होती है थोड़ी थोड़ी, तो वो वहाँ हो गया। और एनोड रे, अल्फा रे और
हाँ, ये जो हैं ये सारी वो थोड़ी पॉजिटिव प्रोटॉन जैसी होती हैं। ये देखो अल्फा रे स्कैटरिंग, अल्फा गोल्ड फॉइल रदरफोर्ड का। अल्फा रे जो है ये एनोड रे, अल्फा रे ये रदरफोर्ड का ही था इससे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो हैं ये गोल्ड है ना, अल्फा स्मॉल एंगल से, ये बस यही दिखाने के लिए कि न्यूक्लियस सेंटर में है। ये वो कंक्लूजन क्या निकले थे कि एटम के मोस्ट की स्पेस जो है वो खाली है, बहुत कम अल्फा पार्टिकल डेविएट हुए थे, मतलब कुछ तो है सेंटर में जिसकी वॉल्यूम बहुत कम है और डेंसिटी बहुत हाई है और विद जो रिपल्शन भी कॉज कर रहा था उसके डिफ्लेक्शन में, तो ये सेंट्रल पार्ट को हमने न्यूक्लियस कह दिया, जिसे मोस्टली पॉजिटिव चार्ज और सारा का सारा उसने कहा था वहां से यही कॉन्सेंट्रेटेड है। और रेडियस का उसने बताया था 10⁻⁻10 है इसका रेडियस, और क्या कहते हैं न्यूक्लियस का रेडियस है 10⁻⁻15, काटोगे तो 10⁻⁵ निकल के आएगा, ठीक है। रदरफोर्ड का मॉडल कह लो, प्लानिटरी मॉडल कह लो, और ये है न्यूक्लियस का चार्ज। जेड इसलिए लगाते हैं क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें जेड से पता चलते हैं, और ई उसका चार्ज, तो प्लस जेड जो है ये चार्ज होता है न्यूक्लियस का, और ई जो है ये चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। तो इन दोनों के बीच में फोर्स होगी के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय बीच का रेडियस विच इज आर स्क्वायर। हाँ, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी जिसका v यहाँ लग रहा होगा, सो v और ये r, तो विच इज mv स्क्वायर बाय r। r से r को काट दो रूट में डाल के ऐसे करके, तो यू कैन सॉल्व द आंसर्स। ये वॉल्यूम 10⁻⁻15, रेडियस 10⁻5, दिस इज 10⁻5, दिस इज 10⁻15। ड्रॉबैक क्या थे? पहली ड्रॉबैक थी कि एटम भाई अरेंज कैसे हैं हमें ये पता ही नहीं चला, और दूसरी ये थी कि उसने कह दिया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये एक्सेलेटेड हैं। जो कोई एक्सेलेटेड होता है हमें ये पता, जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड रिलीज करता है, और जब क्या कहते हैं एक्सेलेटेड हो तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट करता है। तो इसमें ये था कि अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो रिलीज कर रहा है तो एनर्जी को लूज कर देगा, इवेंचुअली न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जो ऐसा जबकि ऐसा होता नहीं, और ये बहुत कम टाइम स्पैन में हो जाएगा, तो वैसा होता नहीं। वॉल्यूम 10⁻⁻15। अब ये याद रखना है आपको कि ऊपर किसकी पूछी है। अगर ऊपर न्यूक्लियस है नीचे एटम है तो माइनस लगाना है, ऊपर एटम है नीचे न्यूक्लियस है तो +15, ठीक है। गोल्ड शीट पे बम्बार्ड कर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कर रहे हैं। अनडिफ्लेक्टेड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अल्फा पार्टिकल इज अपोजिटली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज नॉट सफिशिएंट। न्यूक्लियस छोटा सा है यार बीच में। रदरफोर्ड का इलेक्ट्रॉन मूव न्यूक्लियस इन अ डेफिनेट ऑर्बिट, नॉट अ कंक्लूजन। हाँ, ये नहीं था, ये होता तो गलत ही क्यों होता। रेडियस 10⁻5। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियर अल्फा बीम हीलियम विच आर इम्पैक्ट, वही यार अल्फा पार्टिकल मैटर गॉट स्कैटर्ड। हीलियम का एटम थोड़े, हीलियम का न्यूक्लियाई यार, डबल ई जो ये देखो हीलियम का न्यूक्लियाई मतलब अल्फा रेज, मतलब अल्फा पार्टिकल, मतलब डबल ई आयनाइज्ड हीलियम एटम, मतलब जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए, तो He2+, वो न्यूक्लियस ही बचा था सिर्फ। रेडियस, अब देखो रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर को अगर हम 1/3 से डिवाइड कर दे, वही वॉल्यूम वाला सीन है ना। तो इसको निकालने के लिए हम बीच में R0 लगाते हैं। R0 की वैल्यू फिक्स है 1.33 इंटू 10⁻⁻15 मीटर विच इज़ 1.33 फर्मी। तो जिसकी वैल्यू निकालनी हो 2R0 ऐसे ऐसे करके R0 से, तो R0 की वैल्यू ये है मीटर में। अब जैसे सीसी, तो सीसी इज सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब मतलब मुझसे ये वॉल्यूम की टर्म्स में पूछ रहा है ना, वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी, मुझसे पूछा क्या यार R0 1/3 फर्मी, B88 पूछा ना, तो 2R0। अब 2R0 है नया वो, तो 4/3 पाई R क्यूब 2R0 8R0, ये 2 का 8 मान लो, और 10⁻⁻, वही फर्मी 1.3 फर्मी, ये 1.3 फर्मी ना, तो फर्मी इज 10⁻⁻15 मीटर। सो R0 की वैल्यू है ये 2 इंटू 1.3 मतलब 2.6 इंटू 10⁻⁻15 का क्यूब करना है भाई, बाकी और उसको 4.3 पाई से मल्टीप्लाई करना है। मोस्टली का एक्सपेरिमेंट मैंने पहले बताया था, कैथोड रे आती है और एक्सरे करके निकल जाती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर। जितना ज़्यादा आपका एटॉमिक नंबर होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी एक्सरे की उतनी ज़्यादा बड़ी होगी। तो √V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, इसका ग्राफ भी बनता है, ये है √V, ये है Z, ऐसा ग्राफ बनता है। सो बस ये याद रख लो, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर। ये आपको वैसे ही मैं समझा देती हूँ फ्रीक्वेंसी कैसे।
देखो डिस्टेंस अपॉन व्हाट वी कॉल इट टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इसमें एटम में 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू जेड डिवाइड बाय एन। तो वेलोसिटी इन टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी डिवाइड वेलोसिटी नीचे और टाइम वो ऊपर, रेडियस वाला ऊपर, डिस्टेंस ऊपर। और रेडियस का फॉर्मूला पता क्या होता है 0.539 इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड। ठीक है, तो 0.539 इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड, जेड को इससे मल्टीप्लाई एन ऊपर। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर। इसको टाइम पीरियड क्या होता है 1 बाय फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई ना जेड स्क्वायर के, तो वही फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पे जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कुछ नहीं करना, बस यही चीज़ें दिमाग में रखनी है। वेव्स, आ जाओ वेव्स पे चलते हैं। रुको पहले मैं एक बार ये जितने मेरे पेज हो गए इसको डिलीट कर दूँ। 25 पेज हो करती है, मैंने 45 समथिंग कुछ मैंने पहले डिलीट करे थे भाई। 250 पेज का PDF है, डर लगता है पता नहीं कब खत्म होगा। अभी भी पता नहीं कितना सारा बच रखा होगा। ओ भाई 184, भाई 2-4 डिलीट कर दूं क्या? फालतू के है ना, इसलिए कर रही हूँ। अब कितने बच गए? 180 पेज अभी भी है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। वेव से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेव्स। वेव्स में क्या है कि यू शुड नो दिस कि वेव्स, ये मेरी एक वेव है। सी ये वेव मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट कर सकती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल्ड, मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब ऐसे ये डिस्टेंस जो वेव ने ट्रैवल किया है ये हो जाता है मेरा एम्पलीट्यूड। दिस इज माई एम्पलीट्यूड। और दो वेव्स के कॉन्जिक्यूटिव क्या कहते हैं ये हाइव के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये होती है वेवलेंथ। वेवलेंथ इज व्हाट? वेवलेंथ इज लेंथ ऑफ अ वेव। सो दिस इज अ वेव, सी दिस वेव स्टार्ट हियर एंड एंड्स हियर। इवन लेट वी टेक एग्जांपल ऑफ दिस वेव। सो दिस वेव इज स्टिल हियर, सो ये भी लैम्डा है, एंड फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज ऑल्सो लैम्डा। So length of a wave is wavelength, which is represented by lambda. It is known as lambda. Wavelength की दो हमें पॉपुलर यूनिट पता है, एंगस्ट्रॉन और नैनोमीटर। 1 एंगस्ट्रॉन is 10 to the power minus 10 meter and 10 to the power minus 8 centimeter. 1 nanometer is 10 to the power minus 9 meter. Okay, frequency is rate. Frequency is cycles per second. कितने cycles एक सेकंड में इसने कवर करे हैं। So frequency is equal to what we call it velocity lambda divided by velocity divided by lambda is equal to frequency. Okay, फ्रीक्वेंसी अगर आपको समझ में नहीं आ रही, जस्ट अंडरस्टैंड इज लाइक दैट। आपको पता है वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। दैट इज डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू व्हाट वी कॉल इट? वेलोसिटी। डन। तो टाइम 1 बाय टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। सो डिस्टेंस इंटू फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? वेलोसिटी। डिस्टेंस इज व्हाट? लैम्डा। लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी। खत्म, डन, सो इजी। सी वेलोसिटी ऑफ वेव इज फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज। चलो आगे। ओके, अब ये देखो 1 बाय टाइम पीरियड दैट इज फ्रीक्वेंसी, जितना टाइम लगता है उसको कंप्लीट करने में, और 1 बाय लैम्डा, इसको हम कहते हैं वेव नंबर। 1 बाय लैम्डा का फॉर्मूला हम आगे पढ़ेंगे, रिडबर्ग्स कांस्टेंट डिवाइड बाय 1 बाय एन फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 बाय एन इनिशियल का स्क्वायर, यहाँ है ना। तो यहाँ पे इसको हम ये पूरे 1 बाय लैम्डा को क्या कहते हैं? वेव नंबर। कितनी वेव्स पर यूनिट लेंथ? वेव नंबर। नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ इज वेव नंबर। नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ इज वेव नंबर। और सर्कमफ्रेंस ऑफ अ वेव इज 2πr। सो डिस्टेंस जो इसका बेसिकली वो हो रहा है वो 2πr की बात हो रही है वहां पे। वेव का नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, जो जेम्स मैक्सवेल थे, मैक्सवेल ने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल एक्सेलेरेशन में मूव करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों तरह के फील्ड को प्रोड्यूस भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है। ये जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं ये वेव्स की फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही। जब कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलेरेट करता है,
तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मैग्नेटिक, दोनों में ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में क्या है, ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में वेव्स की तरह ट्रैवल कर सकते हैं। दे ट्रैवल ऑलमोस्ट विद द सेम वेलोसिटी ऑफ लाइट, दे डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन, दे आर नॉट मैकेनिकल वेव, दे आर ट्रांसवर्स वेव, डू नॉट नीड एनी दिस। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड राइट एंगल पे होते हैं प्रोपगेशन में। सो मैंने आपको बताया वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इसकी स्पीड ऑफ लाइट 3 × x। और एक और वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। तो फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि वेलोसिटी ये तो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, एक ये फॉर्मूला है। और फ्रीक्वेंसी का वैसे भी बहुत सारे कनेक्शंस हैं, हम पुराने वाले चैप्टर से पढ़ चुके हैं। E इज इक्वल टू एच न्यू, ये हमें उसमें मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा था। एच न्यू हियर इज फ्रीक्वेंसी, सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लेमडा, ठीक है, वही वेलोसिटी अपॉन लेमडा। सो फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, ये भी हमें पता है। और फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, दिस एनर्जी के इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आगे आएंगे, देखो इन्वर्स रिलेशन है इन दोनों का। अब स्पेक्ट्रम है, वेवलेंथ जो है, जो हमें कलरफुल मतलब विजिबल क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम है, उसमें 7 कलर होते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में, लाइक सीरीज ऑफ वेवलेंथ जो कलर में दिख रही है, विग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये विग्योर हो गया हमारा कॉन्टिन्यूस। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो क्या कहती है, वो वॉयलेट टू रेड में चलेगी, कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टिन्यूस में चलती है। लेकिन अगर कोई और वेव या कलर उसमें से मिस हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। सो यहाँ हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो डिसकॉन्टिन्यूस होता है, वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पेज है जो आई थिंक सबको अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए टिल नाउ। तो वी आर सराउंडेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सी, इसमें आपको समझने के लिए सबसे पहले कुछ मत करो, एक चीज जो पक्की रट लेनी है इंसान को, वो है ये 400 से लेके 700 नैनोमीटर का पता है ना विजिबल। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने पे वेलोसिटी वो लेमडा क्या है, वो बढ़ रहा है। ये तो पता है ना, विग्योर ऐसे ट्रैवल करता है, यहाँ से यहाँ जाने पे लेमडा बढ़ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ जाने पे लेमडा बढ़ रहा है, मतलब लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो एनर्जी घट रही है तो फ्रीक्वेंसी भी घट रही होगी। ये तो याद हो गया। अब ये याद कर लिया तो इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, कहाँ अगर कहीं लिखा होगा फ्रीक्वेंसी सी, ये फ्रीक्वेंसी का क्या हो रहा है, ये सब ये है ना। अब ये देखो, ये विजिबल जिसकी मैं बात कर रही थी अभी, वही वाला विजिबल है जिसकी मैं बात कर रही थी। देखो इस विजिबल के यहाँ से 400 और ये 700 की तरफ जाता हुआ माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, गामा, एक्सरे, यूवी, लो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कम है मतलब वेवलेंथ ज्यादा है। ओ सॉरी, ये ऐसे चल रहा है यार, ये ऐसे चल रहा है। पहले आएंगे गामा, एक्सरे, यूवी रे, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, ये वेवलेंथ ऐसे चल रही है। ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी इधर, वेवलेंथ इधर। सो हम वेवलेंथ के हिसाब से लर्न करेंगे। सबसे जो कम वेवलेंथ होती है वो होती है गामा की। तो इसकी वेव्स बहुत ही छोटी होती है, तो बहुत जल्दी इंसान के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं। फिर आती है विजिबल, सॉरी एक्सरे, फिर आती है यूवी जो सनलाइट से मिलती है, फिर विजिबल जिसे हम देख सकते हैं, फिर आती है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद आती है माइक्रोवेव, फिर आती है रेडियो जिसमें ये सब रेडियोस, और फिर आती है क्या कहते हैं अपनी ये जियोमैग्नेटिक जो भी होती हैं। ये देखो, ये था वो एक्चुअल स्पेक्ट्रम इज दिस, इंक्रीजिंग वेवलेंथ का। गामा रे, एक्सरे, यूवी रे, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, उसके बाद रेडियो वेव्स, और उसके बाद लॉन्ग रेडियो वेव्स। ठीक है, ये विजिबल स्पेक्ट्रम विग्योर 400 से 700 पता नहीं कितना। देखो कैसे गामा क्या कहते हैं, कॉस्मिक, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, ऐसे। मैक्सिमम दिमाग कुछ नहीं ज्यादा लगाना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम वेवलेंथ, सबसे पहली वाली कॉस्मिक, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, बस ऐसे याद रखना है। ठीक है। इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है मतलब वेवलेंथ कम होनी चाहिए, वेवलेंथ कम होनी चाहिए मतलब सबसे लास्ट पर सबसे पहले आएगी रेडियो, इंफ्रा, विजिबल, एक्सरे, सिंपल।
अब AIR ऑल इंडिया रेडियो मतलब रेडियो वेव, मतलब सबसे एंड वाली, तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे कम होगी। ब्रॉट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ आगे से, हाँ वेवलेंथ ज्यादा होगी इसकी। द वेवलेंथ ऑफ दिस, सबसे ज्यादा वेवलेंथ देखो इसमें किसकी है, ये है सबसे ज्यादा, यही होगी इसका आंसर। ओ मैंने तो वैसे ही सॉल्व कर दिया, बट एक्चुअली इट कुड हैव बीन सॉल्व बाय दिस ऑल्सो। दिस इज द क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C बाय लेमडा, सो दिस इज फ्रीक्वेंसी गिवन, हमें लेमडा निकालना है। लेमडा इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 1368 इंटू 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज। तो इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी सबसे कम स्टार्ट कैसे हुआ था, एक्सरे से। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, हेनरिच हर्ट्ज ने दिया था। इसमें कितनी वेव्स एक पॉइंट पे 1 सेकंड से निकल रही है वो बताता है। ऑल ऑफ दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या कहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो कहा था एक्सीलरेट करेगा तो रिटार्ड वो करेगा। अब आ जाते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे। E इज इक्वल टू एच न्यू, इतना जो हमने पढ़ रखा है अभी तक, ये देखो इस पे आ जाते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट। Okay, so now let's start with the Planck quantum theory. Basically, listen here, what happens? It says that the radiant energy or absorbed, okay, ये कह रहा है कि ये जो एनर्जी है, ये बॉडी ना तो ये जो बॉडी ने एनर्जी कवर मतलब अपने अंदर एब्जॉर्ब करी है या ये जो एमिट करेगा वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो कैसी है, डिसकॉन्टिन्यूअस। आई फिर ऐसे एकदम कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इट कम्स लाइक दिस। और ये जो आ रही है, ये छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आ रहे हैं, जिन पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, क्वांटा। और इन पैकेट्स के अंदर होते हैं हमारे पास फोटॉन्स। ठीक है, इन केस ऑफ लाइट तो सबसे छोटा पॉकेट ऑफ एनर्जी है, जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं और इन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, एटम। वैसे ही है क्वांटा, और क्वांटा के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, फोटॉन। ठीक है, जनरली द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। ओके, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम और ईच फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी से। और क्या कहते हैं, और इसको हटाने के लिए प्लैंक ने कांस्टेंट दे दिया h, और ये फ्रीक्वेंसी h की वैल्यू है 6.636 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 माइनस 34 जूल पर सेकेंड। Okay, for one photon, energy is equal to h nu, h is equal to c by lambda, h is equal to h c, this is wave number. Okay, for n photon, energy is equal to n h nu is equal to n h c by lambda, n h c wave number. Units of energy, 1 calorie is equal to 4.2 joule. 1 calorie is equal to 4.2 joule. 1 joule is equal to 1.69 into 10 to the power minus 19 electron volt. Oh, sorry, उल्टा है। 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. Yeah, I'm right. Okay, for shortcut EV में अगर हमें करना हो, बस ये याद रख लो कि अगर वेवलेंथ दी है तुम्हें नैनोमीटर में और तुमसे एनर्जी पूछ रहा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 1240 डिवाइड बाय लेमडा, और अगर एंगस्ट्रॉन में है तो 12400। ठीक है, ये शॉर्टकट है, इससे ऑलमोस्ट सब हो जाता है। ठीक है, यहां तक का हो गया। इज इक्वल टू NHC बाय लेमडा, इज इक्वल टू NHC बाय लेमडा, ये एनर्जी है n फोटॉन्स की। फिर आती है पावर की बात। पावर कुछ भी नहीं है, पावर है एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, और इंटेंसिटी है पावर डिवाइड बाय एरिया। तो एनर्जी डिवाइड बाय टाइम इंटू एरिया इज इक्वल टू इंटेंसिटी। पावर हो गया, इंटेंसिटी हो गया, पावर की यूनिट वॉट। इंटेंसिटी जो है वो बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को कंजर्व करके रखना हो तो समझ लो मेरे पास ये लाइट आई, मैंने इसे एब्जॉर्ब करा और फिर मैंने एमिट करी 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट। तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब करी वो थी hν1, और जो एनर्जी रिलीज की है वो hν2 प्लस hν3। h कट गया, ν1 इज इक्वल टू ν2 प्लस ν3। बट वेवलेंथ के साथ ऐसा नहीं है, जैसे पैरेलल और सीरीज में होता है तो इसमें वैसा अलग अलग है। तो वैसे लेमडा नीचे है तो ये देखो ये है वो लेमडा का वेव नंबर है, इसलिए। कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको काट के जूल में कन्वर्ट करेंगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 क्या कहते हैं जूल में हो गया। ये हो गया E इज इक्वल टू h न्यू। अब हमारे पास h न्यू है, अब हमें
क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सो E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। एच हमें पता है, सी हमें पता है, लेमडा हम निकाल लेंगे। ये हमारे पास है, जूल में है तो 1 2 क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल सकते थे, कोई था नहीं। 1240 डिवाइड बाय लेमडा करते तो लेमडा आ जाता। जब लेमडा आ जाता तो इस लेमडा से हम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लेमडा, तो हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते थे। उसके बाद एनर्जी E1 है, E2, दो एनर्जी है हमारे पास और हमें लेमडा 1 लेमडा 2 निकालना है। तो ये E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, ये फिक्स है। ये लेमडा 1 होता और नीचे लेमडा 2 होता, तो एनर्जी 1 डिवाइड बाय एनर्जी 2 इज इक्वल टू लेमडा 2 डिवाइड बाय लेमडा 1। नेक्स्ट गो टू नेक्स्ट। एनर्जी जो है वो यहाँ पे निकालनी है, वेवलेंथ दे रखी है तो एच सी बाय लेमडा लगा के यू कैन इजिली फॉलो इट। ठीक है, फोटोन में वेवलेंथ दे रखी है, एनर्जी दे रखी है, नेसेसरी टू प्रोवाइड, कितने फोटोन चाहिए तो एन निकालना है बेसिकली, तो एन यहाँ से निकाल लेंगे। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है, स्पीड पता है, क्लोजन वेवलेंथ बतानी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इज इक्वल टू एच न्यू होता है ई, तो इससे भी इजीली निकाल सकते हैं। लेमडा इज इक्वल टू सी बाय न्यू, वैसे करके। फोटोन कितने एमिट हो रहे हैं, एन निकालना है बेसिकली इसमें, जूल पर सेकेंड। अब आते हैं बात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। तब तक लेट मी सी कितने पेज, 9 पेज हो रहे हैं। Let's go guys, let's go। ओके, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इसको दिया वैसे हर्ट्जबर्ग ने था, लेकिन इसको प्रूफ आइंस्टाइन साहब ने किया था। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल से बाहर निकलता है, तो उसको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। वो तब तक नहीं निकलता जब तक उसको मिनिमम ये वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी नहीं मिल जाती। इसके बाद जो भी एनर्जी एक्स्ट्रा जाए वो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, जिसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो ये होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, वर्क फंक्शन होता है। मिनिमम एनर्जी जो मेटेलिक सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए होती है, वो फोटोन आता है, मेटल पे पड़ता है, मिनिमम एनर्जी देता है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। सो एनर्जी यहाँ वर्क फंक्शन ये इसकी एच न्यू नॉट ये जो यहाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हम ऐसे निकालते हैं। ये देखो ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी आई और ये मेटालिक सरफेस है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, विच इज अब इसकी जो है एनर्जी जो इसके पास होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी इस फोटो इलेक्ट्रॉन की। 12 का आया, हमारे पास 4 का ये था, तो 8 जो है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। आइंस्टाइन ने इसे प्रूव किया था, उन्होंने यूज किया था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये इसके कुछ वो रूल्स हैं। दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल। दिस इज न्यू, सॉरी दिस इज काइनेटिक एनर्जी का ना, तो सॉरी इंसिडेंट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ mv²। ओके, सो दिस इज काइनेटिक। अच्छा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी का एक और वो होता है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अब ऑब्जर्व किया जाता है जब काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो। इंसिडेंट एनर्जी हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए या ऑलमोस्ट बराबर तो होनी चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी से। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, या बराबर भी हो सकते हैं। इंसिडेंट वेवलेंथ कम होनी चाहिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से। ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। और ये ग्राफ जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, लेट्स स्टडी दिस ग्राफ। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो ये अगर यहाँ माइनस में चल जाएगा, यहाँ इक्वल टू लग जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स। अगर काइनेटिक एनर्जी यहाँ वाई पे है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एक्स पे है, तो इसका ये माइनस और ये इसका कांस्टेंट आ जाता है जो कि ये है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए मिनिमम एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल गई, और उसके बाद एक्स जो है वो स्लोप बन जाता है। इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी बढ़ते हैं। इंसिडेंट की एनर्जी, फोटॉन बढ़ेंगे तो एनर्जी भी बढ़ेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो उतनी की उतनी ही रहेगी। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना जो है वो बढ़ जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा, सैचुरेशन करंट अचीव हो जाएगा। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। इसका इंटेंसिटी से कोई कनेक्शन नहीं है काइनेटिक एनर्जी का। अगर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको भी एन से मल्टीप्लाई, इसको भी एन से एन कट जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी जितनी थी उतनी ही रहती है। नंबर ऑफ फोटोज का एनर्जी से कोई कनेक्शन नहीं है, नंबर ऑफ फोटॉन्स का काइनेटिक एनर्जी से कोई कनेक्शन नहीं है। नंबर ऑफ फोटॉन मतलब इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी से कोई कनेक्शन नहीं है। फ्रीक्वेंसी को ट्रिपल कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो वो भी मोर देन ट्रिपल हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 2 बार आ रही है। इनिशियली हमारे पास फ्रीक्वेंसी इतनी थी, थ्रेशोल्ड हमें इतनी चाहिए थी, तो काइनेटिक इनिशियल, काइनेटिक फाइनल। वी कैन सॉल्व दिस। स्टॉपिंग एनर्जी जो इसको स्टॉप करने के लिए, हाँ वही स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। चार्ज जो एक इलेक्ट्रॉन पे है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल से, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। स्टॉपिंग पोटेंशियल ई वी नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम।
वी कैन सॉल्व इट। एनसीईआरटी की कुछ ये लाइंस हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जब मेटल के सरफेस से इजेक्ट किया जाता है तो लाइट जब उसके सरफेस पे स्टिक करती है, कोई बीच में टाइम गैप नहीं होता, एकदम से वो निकल जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ऑफ लाइट से। मतलब फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन निकले वही उतने ही होंगे जितने फोटॉन 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। हर मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो सेट करी हुई है जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देखा जाता। काइनेटिक एनर्जी भी सर्टन होनी चाहिए टू रिलीज इट। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहा है वो जीरो वेलोसिटी, मतलब हाफ mv², v0 तो सब जीरो, देन एक्सपोज टू रेडिएशन इतनी वेवलेंथ का। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी होगी, और वर्क फंक्शन बताओ कितना होगा मेटल का। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। E is equal to hc by lambda naught माइनस काइनेटिक एनर्जी तो हो गई जीरो, सो hc बाय लेमडा इज इक्वल टू hc बाय लेमडा नॉट। इसको काट देते हैं, 1 बाय लेमडा एक्सपोज टू रेडिएशन 1 बाय 6800 इज इक्वल टू, तो यार वो भी 6800 ही होगा। ठीक है, 6800 लेमडा आ गया आपके पास। जितनी भी हमारे पास यहाँ पे वेवलेंथ है वही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। अब फ्रीक्वेंसी को फाइंड करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लेमडा 3 × 10⁸ डिवाइड बाय इन मल्टीप्लाई बाय 6800। यू कैन सॉल्व इट बाय दिस। सो ये भी हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे सॉल्व करना है सवाल को। ओके, लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर। यहाँ पे बोला कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक मेटल की इतनी है, मतलब एच न्यू नॉट की वैल्यू मुझे दी हुई है, और कैलकुलेट करनी है काइनेटिक एनर्जी के ई बतानी है क्या होगी जब मुझे ये एच न्यू, ये न्यू भी दे रखा है। तो मैं सिंपली क्या करती हूँ, एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ना सिर्फ, हाँ तो ठीक है, तो काइनेटिक लिख देती हूँ यहाँ पे, तो मैं इससे आंसर निकाल लूंगी। एच मुझे पता है, इन दोनों को अगर मैं एक दूसरे से सबट्रैक्ट करूँ, लास्ट में 14, लास्ट में 15, 0.7 करके ये 15 बन सकता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं रुको। हाँ अब सही है, 0.7, और ये इन दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दो, 1 को 0.3, तो आएगा 3 × 10⁻14 इंटू h इज इक्वल टू दैट। ओके, विल सॉल्व इट एंड विल फाइंड द आंसर। अच्छा, अब पूछा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए पोटेशियम के मेटल से इतनी चाहिए। विल अ फोटोन हैविंग इतनी एनर्जी, ये तो बहुत कम है रेडिएशन। नहीं होगा भाई, नहीं होगा, कम से कम ये तो ज़्यादा होने चाहिए बहुत, नहीं तो नहीं होता। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी है, कैलकुलेट करो काइनेटिक, वही जो उधर प्रोसेस लगाया था सेम। अच्छा, अब इसमें बोला इनकरेक्ट ग्राफ बताओ, ये बताओ ये सही है। काइनेटिक जितनी निकली और फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एच न्यू है ना, तो यहाँ पे ये सही है यार। इंटेंसिटी और काइनेटिक का कोई रिलेशन है एक दूसरे से? नहीं, ये ऐसे होना चाहिए था, ये सही है। नंबर ऑफ फोटोन, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट मेटल, अच्छा जो फ्रीक्वेंसी पढ़ रही है वो अगर मैं डबल कर दूँ तो काइनेटिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? अच्छा, तो एच न्यू तो जितना है उतना ही रहेगा, न्यू नॉट माइनस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यार बेसिकली ये बताओ फ्रीक्वेंसी का एनर्जी से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ऐसा करते हैं ना, काइनेटिक का क्या होगा ना, तो ये एच न्यू थी पहले, है ना, अब मैं इसको डबल कर दिया, ये 2 हो गया, H2V माइनस V नॉट, काइनेटिक एनर्जी न्यू, पुरानी काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं इस 2 को कॉमन निकालूँ, ये हाँ,
ज़्यादा हो जाएगी यार, पहले ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई इफेक्ट नहीं है। फ्रीक्वेंसी का एनर्जी से डायरेक्ट प्रोपोर्शन है यार, डबल नहीं होगी, डबल से ज़्यादा है क्योंकि माइनस में है तो ऑब्वियसली। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉनिक इंटेंसिटी के डायरेक्टली होता है। व्हाट इज वर्क फंक्शन? पहले इंसिडेंट एनर्जी निकाल लेंगे वो वाले लैम्डा वाले फॉर्मूले से, फिर थ्रेशोल्ड को इंसिडेंट और काइनेटिक से माइनस करके काइनेटिक अच्छे से इससे निकाल देंगे। ये मास है इलेक्ट्रॉन का, ये वेलोसिटी हमको दे रखी है। ओके, ब्लैक बॉडी रेडिएशन तक लेट मी इरेज ऑल द 14 पेजेस। How much pages are left? Oh my god, 145. 100 pages हैं अभी। Let's start black body radiation. Okay, let's start with black body radiation. देखो, black body radiation मैं खुद बहुत टाइम बाद पढ़ रही हूँ तो it might take me also a lot of time. Let's start. इसमें क्या लिखा है कि हॉट जो गर्म ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें से हीट निकल रही होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रिलीज करते हैं ओवर अ रेंज ऑफ वेवलेंथ, मतलब एक वेवलेंथ तक दे रिलीज इट। ओके, हाई टेम्परेचर पे एन अप्रोसिएबल प्रोपोर्शन ऑफ रेडिएशन इज इन विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, मतलब कि विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम का मतलब 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है ये वेवलेंथ जो है, ये द शॉर्ट वेवलेंथ कम होती जाती है। अच्छा, ये देखो ना, ये है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ छोटी होती जाएगी, मतलब पहले अगर वेवलेंथ यहाँ तक जा रही थी, जैसे जैसे टेम्परेचर, नहीं यार T2 ज़्यादा है T1 से ना, तो T1000। ओके, पहले हमें 2000 यहाँ पे मिला था इस टेम्परेचर पे, अब हमें यहीं पे मिल गया, जल्दी मिल गया। तो वेवलेंथ जल्दी बड़ी हो रही है। इसका क्या मतलब है? एट ए गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड, जिस इंटेंसिटी से वो एमिट हो रही है, ये इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड, ठीक है, increases with increase in wavelength, then it start decreasing after a further displacement. See, हो क्या रहा है या मुझे नहीं समझ आ रहा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मुझे बस इतना पता है कि वेवलेंथ को टेम्परेचर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कांस्टेंट, मेरे ख्याल से ऐसा हो रहा है कि वेवलेंथ जो है वो कम हो रही है टेम्परेचर के बढ़ने पे, और टेम्परेचर के कम होने पे वेवलेंथ जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो टेम्परेचर जब कम था तो वेवलेंथ यहाँ तक आने में इंटेंसिटी कम थी, फोटोन कम थे, पर टेम्परेचर के बढ़ने पे इंटेंसिटी बढ़ गई और वेवलेंथ जहाँ हमें पहुंचना था वहां तक पहुंच गए। फॉर एग्जांपल, अच्छा अब एग्जांपल देखा, इससे समझ आ जाए। जैसे हम एक आयरन रॉड को हीट करते हैं, ठीक है, तो पहले वो डल रेड होती है, फिर वो एकदम से रेड होती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। उसको और हीट करोगे तो वो व्हाइट हो जाती है और फिर ब्लू हो जाती है जब टेम्परेचर बहुत है। ओके, टिल अ पॉइंट इट इंक्रीजेस, फिर सैचुरेशन आने पे घट जाता है, शायद यही मतलब है। दिस मीन दैट रेड रेडिएशन इज मोर इंटेंस पर्टिकुलर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। हाँ ठीक है, at a particular temperature, blue radiation is more intense at another temperature. Okay, intensity of radiation differ with wavelength, intensity differ करती है wavelength पे, emitted by hot body depend, हर temperature पे अलग अलग wavelength होती है, ये होगा शायद मतलब। ब्लैक बॉडी में क्या होता है, एक आइडियल बॉडी है जो एमिट भी करती है, एब्जॉर्ब भी करती है रेडिएशन हर फ्रीक्वेंसी की यूनिफॉर्मली, तो उसे ब्लैक बॉडी कह देते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सच में ऐसी कोई नहीं होती, कार्बन ब्लैक अप्रोक्सीमेटली क्लोज है ब्लैक बॉडी के। द अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड, कितनी लाइट निकल रही है, वो तो इंटेंसिटी हो गया ना, पावर डिवाइडेड बाय एरिया, पावर हो गया, क्या कहते हैं, एनर्जी जितने टाइम में निकल रही है वो पावर हो गया, तो वो इंटेंसिटी फ्रॉम ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रल डिपेंड होनी है। ओके, अब ब्लैक बॉडी जो है वो परफेक्ट रेडिएटर भी है ऑफ रेडिएशन एनर्जी। ब्लैक बॉडी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम सराउंडिंग में, पता नहीं क्या है। ओके, अब मैं इस क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करती हूँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द रिप्रेजेंट द राइज इन टेम्परेचर एमिटेड बाय, ओके, द रेडिएशन मूव टुवर्ड शॉर्टर। हाँ, टेम्परेचर के बढ़ने पे वेवलेंथ जो है वो कम होती जाती है, रेडिएशन मूव टुवर्ड शॉर्टर फ्रीक्वेंसी। नहीं, वेवलेंथ। बोहर के मॉडल पे आ गए अब हम। ओके, गुड टू गो, वी आर गुड टू गो। बोहर का मॉडल, ये मॉडल जो है ये बेस्ड है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पे, क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स के। देखो इसमें कुछ भी नहीं, बोहर ने जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ली, उसने काम खत्म कर दिया। ऐसे स्पीशीज जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन, जैसे हीलियम सिंगली आयनाइज्ड, लिथियम डबली आयनाइज्ड, हाइड्रोजन वैसे, बेरिलियम ट्रिपल आयनाइज्ड, ऐसा। ठीक है, बोहर का मॉडल जो है वो पार्टिकल नेचर, इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर पे बेस है। बोहर ने वो एटम लिए जिनका, पहले उसने लिया हाइड्रोजन एटम जिसका Z है 1। बोहर ऑर्बिट जो है ये फर्स्ट ऑर्बिट होता है N1। बोहर रेडियस जो है ये होता है, जो फर्स्ट ऑर्बिट है ना हाइड्रोजन का, उसका वो ये है न्यूक्लियस का चार्ज, ये है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। चलो आगे चलते हैं।
उसका बोहर थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन, इस पे है, इस पे है, इस पे है। इलेक्ट्रॉन एक होना चाहिए, इस पे नहीं है, इस पे 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें नहीं, इसमें 0 है, इसमें 2 है, नहीं, सिर्फ इस पे। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट क्या है? बोहर का पहला पॉस्टुलेट था कि एटम के पास न्यूक्लियस होता है जहां पे सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है और वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। दूसरा पॉस्टुलेट ये था कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के आगे पीछे घूमता है, जैसे सन के आगे पीछे प्लैनेट घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन का पाथ सर्कुलर है, ये था एक। सर्कुलर होगा तो इसमें जो फोर्स लगेगी वो होगी सेंट्रीपिटल फोर्स, mv²/r = kz/r का। ये इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट था। इसका थर्ड पॉस्टुलेट जिसमें इसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट के अंदर घूमता है, अपना जो उसका एंगुलर मोमेंटम है mvr वो मल्टीपल होता है ऑफ h/2π, सो इट्स nh/2π एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल टू mvr। ओके, आगे चलते हैं कि ये इसके बराबर है। यहाँ से हमें रेडियस का फॉर्मूला मिल जाएगा mv²/r, यहाँ पे हमें रेडियस का एक और मिल जाएगा, इसको हमने करेंगे तो हमें वेलोसिटी का मिल जाएगा। इनको हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। रेडियस जो है वो है 0.539 × n²/z² एंगस्ट्रॉन में, ठीक है। उसका वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकंड में हमारी 2.01, ये दोनों हो गए। रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n²/z के, तो रेडियस और n² का ग्राफ ये है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली का ग्राफ ये है, डायरेक्टली का ग्राफ ये है। वेलोसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है n के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये हो गया थर्ड और फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस। अब रेडियस की रेशियो निकालनी हो तो सीधा ऐसे कर देना चाहिए, n1² / z1 × n2 का स्क्वायर इंटू z2 का स्क्वायर। तो अगर दोनों के दोनों हीलियम है मतलब इनका z कट जाएगा, सिर्फ n1 n2 करके हम निकाल देंगे, ठीक है। विच इज रेडियस है तो h1 ऊपर और ये नीचे, ऐसे करके हम निकाल लेंगे, ठीक है। रेडियस भी निकाल लेंगे और वॉल्यूम भी, ये वेलोसिटी है शायद, हाँ वेलोसिटी, ठीक है। रेडियस सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट का तो वो भी निकाल देंगे, हो जाएगा। उसके बाद ऑल्सो इजी, वेलोसिटी भी, रेडियस r1 है फर्स्ट ऑर्बिट का, तो सेकेंड थर्ड फोर्थ का तो ओके। n चेंज हो रहा है यहाँ पे 2 3 4 ऐसे करके। सर्कमफ्रेंस ऑफ nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट ये जो लास्ट का ये होता है, इसकी nth 2πr, कौन सा यहाँ पे n वाला, तो सर्कमफ्रेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी n²/z² के। फ्रीक्वेंसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम जो है वो होता है n³ फ्रीक्वेंसी इसके, टाइम और ये सब इजी है, नथिंग टू वरी अबाउट। उसके बाद द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट हीलियम की रेशियो निकालना बहुत ईजी है, आसानी से निकल जाती है। अगेन a ratio. A question on ratio is definite there to become. ये है फोर्थ पॉस्टुलेट बहुत का। फिफ्थ पॉस्टुलेट, फोर्थ पॉस्टुलेट में उसने कहा था जो इन ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं इनको हम कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। इन ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट होती है। और फिफ्थ पॉस्टुलेट ये था कि हर स्टेशनरी ऑर्बिट जो है उसमें एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और ये जो ऑर्बिट की एनर्जी लेवल है इनको हमने ऑर्बिट को नाम दे रखे हैं 1 2 3 4 KLMNO आउटर, बाहर मतलब ऐसे अंदर से बाहर। सिक्स पॉस्टुलेट ये था कि द एमिशन या बाहर एनर्जी का निकलना या अंदर एब्जॉर्ब होना फोटोन की फॉर्म में वो सिर्फ तब हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है। इट इज लाइक ये फोटोन यहाँ पे आया, अब इस फोटोन पे यहाँ पे आने की वजह से जो एनर्जी आई, अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस शेल से कहीं और जाएगा। एनर्जी जब एब्जॉर्ब होती है तो इलेक्ट्रॉन जंप करता है इनर से आउटर, और एनर्जी तब एमिट होती है जब ये आउटर से इनर में आता है तो एनर्जी एमिट होती है, ठीक है। ये है हायर एनर्जी, लोअर, ये यहाँ से यहाँ तब जाएगा जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और यहाँ से यहाँ तब आएगा जब एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट Q²/R, ये होता है एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, ओके। तो K दिस इज चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय R। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ये भी हो गया हाफ mv², और ये काइनेटिक ये याद रखना है हमेशा, ये याद रखना है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नंबर 1। नंबर 2, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये अगर आपको याद है तो आपको सब हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। ये देखो, ये यहाँ पॉजिटिव हाफ, वही हो गया पूरा।
ये याद रखना, टोटल एनर्जी काइनेटिक का ये, और टोटल जो है ये हाफ होता है, वो ऐसे करके मतलब प्रॉपर ऐसे सॉल्व करने का। ओके, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये आपको समझ आ जाएगा। एक और चीज, ये अगर N1 है, ये N2 है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, इसकी एनर्जी होती है -13.6, इसकी एनर्जी होती है -3.4, इन दोनों के बीच का गैप होता है 10.2, इसकी एनर्जी होती है -1.51, इसकी एनर्जी होती है -0.85, और इसकी भी कुछ होती है। तो ऐसे ऐसे एनर्जी जो है वो होती है। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 1.9 का है, इसका 0.65, उसका 0.31। टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, देखो एनर्जी का फॉर्मूला निकालते कैसे हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि एनर्जी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो आप एक काम करो, आपको ये तो पता है ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², m और v मास तो ये कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वेलोसिटी किसके, z के और n के, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z²/n², और भी जो टर्म्स होती हैं अगर हम उन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो एनर्जी आता है -13.6 इंटू z²/n²। तो ये देखो z²/n² 13.6, और ये होती है EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम, और ये -2.18 ये जूल में होती है। वैसे भी 1 जूल इज इक्वल टू 1.69 × 10⁻⁻19 EV, तो उससे भी निकाल सकते हो। इन्फिनाइट जो होता है उसकी एनर्जी 0 हो जाती है, जो इन्फिनाइट वो होता है ना टॉप मोस्ट, उसकी नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते जाते हैं, टोटल एनर्जी भी बढ़ जाती है। एनर्जी का गैप दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच में हमेशा कम होता जाता है। अब ये देखो, ये है N1, इसकी है -13.6 EV, ये है सेकंड -3.4 EV, ये है 1.51, ये है 0.51, ये है 0.51, इन दोनों के बीच में एक का गैप है, ये देखो 1.9, 10.2। तो वैसे वैसे गैप जो है वो कम होता रहता है। आयनाइजेशन एनर्जी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि इसके क्वेश्चन बन सकता है, अब पता नहीं पोटेंशियली बना होगा कि नहीं। आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को इन्फिनाइट तक लेके जाने के लिए लगती हो, और वो बराबर होती है +13, क्योंकि वैसे तो यहाँ से लेके इन्फिनाइट तक की एनर्जी है -13, वहाँ की 0 है, यहाँ की -13, दोनों के बीच का फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो 13 इतना आएगा, 13.6, ये इसका डिफरेंस आ जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी इज माइनस ऑफ द एनर्जी बिटवीन द, क्योंकि उतनी एनर्जी गिवन कर दी जानी चाहिए, तो दिस इज दिस। आयनाइजेशन एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। ओके, ये कुछ एनर्जीज हैं। एनर्जी बढ़ती है जैसे जैसे हम ऑर्बिट से दूर, न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन ऑर्बिट इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल। कैलकुलेट द थर्ड। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का टपक पड़ेगा। चलो अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। एनर्जी तो पढ़ ली, और यहाँ तक का मैं एक बार डिलीट भी कराऊँ, और फॉर 2 पेजेस आई हैव टू डिलीट। आई थिंक अब 100 पेज ही बच चुके होंगे, 250 थे, तो मतलब काफ़ी सारा ख़त्म हो गया। Yeah, 104 pages left. Okay, let's start with hydrogen spectrum. देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या, ये है आपका लोअर एनर्जी, ये है आपका हायर एनर्जी। मैंने कहा जब हम एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो हम लोअर से हायर की तरफ जाते हैं, जब हम एमिट करते हैं तो हम हायर से लोअर की तरफ आ रहे होते हैं। एक बात ये याद रखनी है। दूसरी बात ये, जब हम N2 से अगर N1 की तरफ आ रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ये N2 से N1, नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर से नीचे भी जा सकते हैं, टोटली डिपेंड्स। मैंने जब हम पीछे वेव नंबर पढ़ रहे थे, मैंने एक फॉर्मूला लिखा था 1/λ इज इक्वल टू वेव नंबर इज इक्वल टू R। ये Z² डालना मैं भूल गई थी, R, क्योंकि मैं हाइड्रोजन के एटम की बात कर रही थी। R/Z² 1/N1² 1/N2², सो N फाइनल माइनस इनिशियल, 1/N फाइनल माइनस 1/इनिशियल, दोनों के स्क्वायर्स। ओके,
सो इट इज आर जेड स्क्वायर 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर. रिडबर्ग्स कांस्टेंट इसका 1/r का, मैं समझाती हूँ 1/r क्यों लिखेंगे, क्योंकि मोस्टली हम 1/r से ही यूज करेंगे. हम ये पूरा का पूरा यहाँ चला जाएगा और लेमडा यहाँ आ जाएगा, ये हमें पता होगा तो हम निकाल लेंगे इसकी वैल्यू. ओके, 1/r की वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉन और वैसे r की वैल्यू है 109677 सेंटीमीटर. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे लगता है इससे पक्का 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 सवाल आएगा. टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1. जैसे 5 और 6 ना, तो दोनों का डिफरेंस तो 5 6 स्पेक्ट्रल. ओके, तो मुझे लगता है आई एम गोना टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बिकॉज आई डू फील लाइक कि पक्का पक्का सवाल आने वाला है इसका टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पे. लेट्स सेव इट. इट इज n2 माइनस n1 ब्रैकेट क्लोज n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. सो दिस इज टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन. यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लाइन्स है वो मुझे अगर पता करना हो तो मैं इसे पता कर सकती हूँ. अब देखो जैसे लाइवन है, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, 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 फार इंफ्रारेड, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पीफन हम्फ्री, लाइमन बाल्मर पास्चन पीफन हम्फ्री, लाइमन बाल्मर पास्चन, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पीफन हम्फ्री. ओके, सो सबकी एनर्जीज हमें पता है. तो और ये इसको इन्फिनिटी मान लो, तो इन्फिनिटी से आने वाली लाइमन पे एक, हर एक से आने वाली एक, ये यहाँ 2, इसका इनिशियल ही 2 होता है, इसका इनिशियल 3 4 5 इस तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता है. दिस इज डिसकंटिन्यूअस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइमन. और एक और चीज मुझे आपको बतानी है, इन दोनों के बीच में एनर्जी है सबसे कम, इन दोनों के बीच में है एनर्जी सबसे कम. एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. दिस इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन, दिस इज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर, दिस इज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्चन, दिस इज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट, दिस इज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पीफन, दिस इज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ हम्फ्री. ओके, तो ये इनकी लॉन्गेस्ट है और शॉर्टेस्ट है इनकी, जो इनकी लिए इन्फिनिटी से आ रही है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई है, 0 से माइनस 13.6. ठीक है, तो ये इसकी एनर्जी 0 होती है, तो वो इसलिए. ठीक है, अब जैसे ये देखो लाइमन के लिए जो फर्स्ट लाइन है इसको हम अल्फा लाइन कहते हैं. यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे एनर्जी सबसे मिनिमम, फ्रीक्वेंसी मिनिमम, वेवलेंथ मैक्सिमम. तो वैसे सेकेंड लाइन के लिए थर्ड से फर्स्ट तक, नहीं थर्ड से सेकेंड तक आना. अच्छा, सेकेंड लाइन, हाँ सेकेंड लाइन इसकी यहाँ से यहाँ, फिर थर्ड, ऐसे 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 आती है. ठीक है, लाइमन की, बाल्मर की, पास्चन की, n2 n1 ये सब. ठीक है, और स्पेक्ट्रल लाइन नंबर ऑफ अच्छा किसी पर्टिकुलर सीरीज की अगर मुझसे टोटल स्पेक्ट्रल लाइन मुझसे पूछ ले तो n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. अब मुझसे पूछे सिर्फ लाइमन की बता दो तो n2 माइनस n1 जितनी हुई उतनी स्पेक्ट्रल लाइन. ओके, ये है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन. ये स्पेक्ट्रल लाइन स्पेक्ट्रल लाइंस बिलोंग टू लाइमन सीरीज. तो n2 माइनस n1, 4 माइनस 2 लाइमन में n1 जो है वो 1 होना चाहिए, तो लाइमन की तो कोई होगी नहीं, बाल्मर की होगी जो कि 2 आएंगी. ठीक है, वैसे 3 है टोटल, क्योंकि एक उसकी ये वाली और एक उसकी ये वाली और एक उसकी ये वाली. 2 से 3, 3 से 4 और एक ये भी 2 होगी ना, पता नहीं यार, 2 ही होंगी. बाल्मर की एक तो पास्चन की भी होगी ना. हाँ, ये देखो 1 लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, हीलियम है तो 2 फाइनल माइनस इनिशियल. यूवी की है, अगर कोई यूवी का है तो वो लाइमन से है, विजिबल का बाल्मर है. ये देखो विजिबल स्पेक्ट्रम को इसका है बाल्मर का. फिर उसके बाद 4th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट आ रहा है तो विजिबल ही होगा क्योंकि बाल्मर तक जा रहा है. बाल्मर वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन मतलब ये. ठीक है, फर्स्ट लाइन ये समझ में आ गया. थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट 7 से लेके ब्रैकेट अब याद करना कौन सी होगी, तो वैसे करके सॉल्व कर लेना. हीलियम की, लाइमन की पहली 2 से 1 ऐसे करके सॉल्व कर लेना. जब आपको ब्रैकेट और ये टोटल नंबर ये सब, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मैक्सिमम, मिनिमम, सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये जेईई में 2019 का सवाल है और मैं इसको सॉल्व करने का ट्राई करती हूँ. एमिशन है, मतलब एमिट हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, 8 से नीचे आएगा. द प्लॉट 1/n स्क्वायर और रिडबर्ग का देखते हैं क्या आता है. ओके, 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर. हाइड्रोजन है ना, तो जेड स्क्वायर तो कुछ होगा ही नहीं. n1 x अपॉन 64 ये हो गया ना ये. ओके, सो r बाय एक्स का स्क्वायर माइनस r बाय 64 इज इक्वल टू 1 बाय लेमडा. प्लॉट करना है मुझे बिटवीन 1 बाय n स्क्वायर, सो दिस इज n स्क्वायर. अगर मैं r कॉमन ले लूँ और
उस आर को लेके मैं इधर भेज दूँ नीचे, है ना। सो 1/n² इज इक्वल टू 1/r लैम्डा प्लस प्लस 1/64, ठीक है। सो दिस इज रो। ओके, वेव नंबर से प्लॉट करना है ना, तो ये हो गया ना वेव नंबर। ये मैं इसको यहाँ नहीं भेज सकती, इसका मतलब यहाँ भी आर रखना पड़ेगा, यहाँ भी मुझे आर रखना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं। वेव नंबर y इज इक्वल टू mx प्लस r/n² माइनस r/64। ओके, दिस इज x ना, हाँ ये m, ये होगा स्लोप RH। ओके, लिमिटेशन क्या थी बोहर की? पहले तो ये मल्टीपल इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम नहीं बता सका, सिंगल का ही बता सका। दूसरा इसने कहा तो NH बाय एंगुलर मोमेंटम जो है वो NH/2 पाई है, लेकिन उसको समझा नहीं सके। इंटर रिलेटेड क्वांटम थ्योरीज उसको भी नहीं ढंग से कुछ कर सके, ना ही स्पेक्ट्रल लाइंस का स्ट्रक्चर ढंग से बता सके स्पेक्ट्रोस्कोप से, ना ही इन्होंने बताया कि लाइट जो है वो क्यों स्प्लिट होती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो स्टार्क इफेक्ट, जब मैग्नेटिक फील्ड आता है तो जीमेंस इफेक्ट होता है, क्यों होता है। स्प्लिटिंग ऑफ अगर स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो रही है इलेक्ट्रिक में तो स्टार्क टोनी स्टार्क इलेक्ट्रिसिटी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में हो रही है तो जीमैन है तो मैग्नेटिक में, ठीक है। लिमिटेशन ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली ने कुछ भी नहीं, उन्होंने बस कहा था कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम इज इक्वल टू mv, हाफ ऑफ mv। सो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए h लगा दिया, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ये डी ब्रॉगली की वेवलेंथ हाइपोथेसिस थी। ये जो है ये आई थिंक सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैलिड थी, फोटॉन्स के लिए नहीं थी। काइनेटिक एनर्जी के टर्म में h/√2m ke हो जाता है, और वोल्टेज के टर्म में h/2m qv हो जाता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv इक्वल टू m ke qv, चार्ज इंटू वोल्टेज हो जाता है। ये भी मुझे याद है। फॉर nth ऑर्बिट नंबर ऑफ रीजन, ओके 2πrn, ये सर्कमफ्रेंस है n की, विच इज इक्वल टू डिस्टेंस, विच इज डिस्टेंस है ये, तो डिस्टेंस जो है वो लैम्डा कॉन्स्टेंट, लेकिन nth ऑर्बिट है तो n लैम्डा के होना चाहिए, ओके। और n लैम्डा का लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होता है, तो nh/mv, तो mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो इससे हमें वो एंगुलर मोमेंटम वाला भी समझ आ गया था। डी वेव ब्रॉगली वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद मिनिमम डी ब्रॉगली किसकी होगी, ओके, विच इज h/mv। सबसे कम, सबसे ज़्यादा मास किसका है सब में से? इसका 62 है, इसका 44 है, तो इसका होगा ना 32 + 32 64, हाँ इसका होगा। एम यू होता ना डी ब्रॉगली की वेवलेंथ। हाँ, तो ऐसे सवाल फिजिक्स में भी आते हैं, इसमें भी आते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। तेरे बिन जिया नहीं, जला है दिल बुझा नहीं। 81 pages only, let's go baby doll। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये देखो, मैं ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना चाहती हूँ। आई डोंट नो व्हाई आई फील लाइक दिस क्वेश्चन इज गोना कम इन दैट। मास 60 है, 1000 से डिवाइड करेंगे 0.06, है ना। वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, लैम्डा इज इक्वल टू h/6 × 100 × 10, 10 से 0 कट गया, 6 से 6 कट गया, इंटू 10⁻³ -34 होता है। 34 लड़की 34 गत करके आएगी एग्जाम में। 33 हो गया, और देखो भाई ने निकल दिया जवाब। ये h/, कैलकुलेशन। अच्छा, x जो है ये रेडियस है फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का, ठीक है, थर्ड की ना, तो n²/z होता है ना 9। ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहती हूँ मैं। अब इसने मुझसे पूछा, जैसे मुझसे वेवलेंथ पूछ ली ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है, NH/2π r circumference is equal to n lambda,
भाई ये भी याद करना पड़ेगा, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा एन लैम्डा। आर दे रखा है मुझे R3, ये 9 हो जाएगा, 2 पाई आर 3 लैम्डा। हाँ तो ठीक तो है, 9R, हाँ 9R ही तो होगा, 9R 18 पाई आर इज इक्वल टू 3 लैम्डा, 6 पाई आर 6 पाई एक्स ऐसा, H अपॉन एम क्यू इंटू वी, उल्टा रूट में 2m 50 वोल्ट 200 वोल्ट इनिशियल, 0 इनिशियल एनर्जी, कोई मतलब नहीं है इसका। चलो अब हीजनबर्ग तक आ गए। देखो हीजनबर्ग का कुछ नहीं है, इसने कहा कि एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट मोमेंटम किसी एक पार्टिकल का एक टाइम पे निकालना इम्पॉसिबल है, उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आती रहती है। वो अनसर्टेनिटी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वो h/4 के बराबर आती है। सो पहले पोजीशन मोमेंटम एक ये होता है इसका, एनर्जी टाइम एक ये होता है इसका, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो पोजीशन वेलोसिटी भी एक इसका होता है अनसर्टेनिटी। और अनसर्टेनिटी h/2 पाई, इसको 2 मोमेंटम ट्वाइस मोमेंटम ऐसे सॉल्व करके तो इस तरह से सब जवाब आ जाता है। ये अनसर्टेनिटी भी सॉल्व करने के आता है। अनसर्टेनिटी पोजीशन में 0 है, फाइंड p, डेल्टा p इज इक्वल टू h/4 पाई, डेल्टा p इज इक्वल टू h/4 पाई। ये शून्य है, यहाँ जाएगा, h डिवाइडेड बाई 0 बिकम्स इन्फिनिटी। ओके, अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग द स्पीड ऑफ पार्टिकल, अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग द स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑफ न्यूमेरिकल। ओके, ये है एटॉमिक मॉडल अलग अलग। पहले था डाल्टन का दिया हुआ सॉलिड, थॉमसन का दिया हुआ प्लम पुडिंग, रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल, बोहर का प्लानिटरी मॉडल, और फिर आता है हमारा स्क्वाडाइजर्स इक्वेशन या क्वांटम या जो भी व्हाटएवर, इसमें उसने न्यूट्रॉन को भी। तो स्क्वाडाइजर की इक्वेशन थी, इसने कहा इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर भी एक्सेस कर सकता है, पार्टिकल नेचर भी एक्सेस कर सकता है। इसको फाई करके साई करके उसने ऐसे वेव फंक्शन दिए। ये है साई, वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमें मिल सकता है, तो साई, और वो ये बहुत छोटी सी जगह पे है, साई स्क्वायर डी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो ये डेंसिटी है, और डी वी जो है वो वॉल्यूम डी एक्स डी डी। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स की, पार्शियल डिफरेंशिएशन, डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन, दिस इज डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स की, एक्स में, वाई में, जेड में, कहीं जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, इन सबको जब हम ऐड करते हैं पाई स्क्वायर इस सब में, तो ये 0 आता है। शॉर्टकट में हैमिल्टन्स ऑपरेटर फाई इज इक्वल टू एनर्जी इंटू टोटल एनर्जी इंटू फाई। क्वांटाइजर के इक्वेशन के सॉल्यूशन के रूप में हमें 4 चीज़ें, कुछ क्वांटम नंबर्स मिलते हैं। वो क्वांटम नंबर पहला होता है n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कि कितने शेल हैं। फिर आता है l विच इज सब शेल कितने हैं, देखो ये n, दिस इज़ 1। अब हर n में एक एलिमेंट होता है, तो ये होते हैं इसके सब शेल। अब सब शेल में क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल। तो अब हर सब शेल में ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, k में 1, m में 2, इस तरह से। तो इन ऑर्बिटल्स में इनको हम कहते हैं कि l m, और फिर n, और फिर s आता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर के, इलेक्ट्रॉन ऐसे है या ऐसे है, तो ये ऐसे हो गया। अब इसमें क्वेश्चन है स्क्वाडाइजर इक्वेशन का, तो स्क्वाडाइजर इक्वेशन का याद रखना, E माइनस वी फाई, पहले तो ये 3 जिसमें होंगे वो सब सही है। अब तुम्हें लास्ट में यहाँ से देख के आंसर अपन निकालना, इज इक्वल टू 0, ये भी तुम समझ जाओगे। यहाँ 8 होना चाहिए, पाई स्क्वायर m बाई एच स्क्वायर, ई माइनस वी सब में है, तो 8 8 8 8 8 8। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लो क्या है, m का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, m होना चाहिए, तो 8 पाई स्क्वायर m बाई एच स्क्वायर, ठीक है। वैसा में ये देखो कार्टेशियन प्लेन है, कोऑर्डिनेशन, पता नहीं यहाँ क्या कर रहा है ये। ओके, क्वांटम नंबर्स, पहले n,
फिर सबशेल, फिर ऑर्बिटल और फिर स्पिन क्वांटम नंबर। सबशेल में 0 S K L M N जो है वो है हमारे ऑर्बिटल के नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसमें n जो है ये जो ऑर्बिटल वाला है ना है इसकी बात हो रही है। जो n जितने भी हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ठीक है, ये सारे के सारे ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकते हैं। ये 1 2 3 4 ये जो थे ये n हमारे। अब बाहर इसमें भी 4 होते हैं, K L M N K L M N। तो K L M N यहाँ S P D F कह लो, K L M N इसको, तो ये S P D F, S में है, P में है, D में है, F में है। S में 1 ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, D में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन है कहाँ इसमें, तो सबशेल जो है इसमें S को 0 नंबर मिलता है, L का P को ये ऐसे एजीमुथल क्वांटम नंबर ये हमें बताता है सबशेल के बारे में, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है। तो ये हमें ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल के बारे में बताता है। इसका जो एंगुलर मोमेंटम, इसका एंगुलर मोमेंटम है NH/2π, इसका एंगुलर मोमेंटम थोड़ा सा अलग है सबशेल का। सबशेल का जो एंगुलर मोमेंटम है वो होता है रूट में L+1, आगे का मुझे याद नहीं आ रहा, वो मैं देख के बताती हूँ, H/2π सो बेसिकली एंगुलर मोमेंटम इज NH/2π, है ना, ये होता है ना। तो ये हो गया उसके लिए, यहाँ H/2π है, लेकिन यहाँ n नहीं होता, n की जगह होता है रूट में L+1, रूट में L+1 और बाकी H/2π तो है ही है, ठीक है। उसके बाद वैल्यू L की होती है 0 से लेके n-1 तक, किसी भी पर्टिकुलर उसके लिए, 0 S के लिए और उसके लिए। द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबशेल फॉर अ गिवन n, नंबर ऑफ सबशेल इज n ऑर्बिटल जो है वो n के स्क्वायर होते हैं और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर होते हैं। किसी भी n के लिए अगर हमें पता है कि 3 ऑर्बिट हैं तो हमें पता होना चाहिए 3 ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट में कितने सबशेल होंगे, 3 सबशेल होंगे। कौन सा, S होगा, P होगा, D होगा। ऑर्बिटल्स कितने होंगे, इसके ऑर्बिटल 2, इसके ऑर्बिटल 3, इसके ऑर्बिटल 5, ऐड करोगे इसका ऑर्बिटल 1 ऐड करोगे 9 आएगा। वैसे भी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। और इलेक्ट्रॉन्स कितने एक में होते हैं, क्या कहते हैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन, तो 18 होने चाहिए, विच इज 2n² इलेक्ट्रॉन। सो अगर हमें एक पता है कि ऑर्बिट कितना, तो हमें बाकी के चारों के चारों मतलब सब कुछ पता चल सकता है। तो इफ़ यू नो द नंबर ऑफ n देन यू कैन easily find the value of L which is n², then you can find the value of m, how many m are there, so which is this is n, L जो है वो n के बराबर है, m is equal to n² and number of electron present there is equal to 2n²। number of subshell which is L and this is that 2D and L, possible not possible 3, D के लिए तो 4 होता है ना L, 3F इज नॉट पॉसिबल क्योंकि इसके लिए L 4 होना चाहिए जो कि इम्पॉसिबल है। N जो है वो 1 होगा, तो L अगर 0 है तो 1S, N2 में 2S 2P 3S 3P 3D, वो वैसे तुम्हें पता चल जाएगा। हर सबशेल का एक एंगुलर मोमेंटम होता है जो तुम निकाल सकते हो। 20 पेज और बन के डिलीट करने के लिए। pages left, okay, let's solve it eagerly. okay, मैं अब कोशिश करूँगी कि अब मैं इसमें चैप्टर खत्म कर लूँ। ये फॉर हाइड्रोजन या सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज या बोहर का आइटम के लिए एनर्जी का जो ऑर्डर है वो n के प्रोपोर्शनल, एनर्जी इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, क्या कहते हैं, वेलोसिटी का z² होता है यार, z²/n²। हाँ वैसे z1 है पर फिर भी यार इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अच्छा हाँ वो भी ठीक है कि एनर्जी जैसे जैसे n बढ़ता जा रहा तो हमारे नीचे से ऊपर तक जाने की ऑर्बिटल्स में एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी। ओके फाइन। सो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है 4 वालों के पास, फिर 3 वालों के पास, फिर 2 वालों के पास, फिर उसमें भी सबसे ज़्यादा अब इनकी बराबर होती है, हर ऑर्बिट की बराबर होती है। 4 वाले सबकी बराबर, 3 वाले सबकी बराबर, 2 वाले सबकी, 1 वाले सबकी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एनर्जी का जो ऑर्डर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n की। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी, तो मैं कहूँगी 4F की या 4 वाले सबकी। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी डिसाइड करता है बोहर
बरी रूल विच इज़ n+l रूल, मतलब n उसका ऑर्बिट नंबर और l उसका सबशेल नंबर। सो इसका सबशेल नंबर 0, इसका सबशेल नंबर 1। सो 2 + 1 = 3, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और इसकी वो। ओके, सो फॉर सिंगल एटम, सिंगल वालों के लिए क्या है कि 2s की बराबर है 2p से, 3s की बराबर है 3p 3d से, बट मल्टीपल वालों के लिए n+l वाला रूल लग जाता है। ओके डन। अगर n+l सेम हो तो जिसका n वैल्यू ज़्यादा है उसको हाई एनर्जी मिलती है। ओके, दैट्स अ गुड पेज। आई थिंक आई नीड टू कीप दिस इन माई रिविजन नोट्स, सो आई एम जस्ट टेकिंग अ स्क्रीनशॉट ऑफ this. I don't think anybody will have any issue with this. Save. Fair enough. Okay, let's do the next one. अब तीसरा है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये हमें बताता है कि किस ऑर्बिटल में हमारा इलेक्ट्रॉन है। जैसे s है तो इसमें एक ऑर्बिटल होगा। अब इस ऑर्बिटल में जैसे p है तो इसमें 3 ऑर्बिटल है ना। तो अब इन तीनों में से किस ऑर्बिटल में होगा एग्जैक्टली। जैसे हमारा घर किस ब्लॉक में है तो वो हमें उससे बताता है। तो m बताता है हमें, वैल्यू ऑफ m से हमें पता चलता है कितने ऑर्बिटल हैं, और ये हमें बताता है एग्जैक्टली हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में है। सो m की वैल्यू जो है ये भी l पे डिपेंड करती है, -l से लेके +l तक। जैसे l की थी 0 से लेके n-1 तक। सो इट इंक्लूड फ्रॉम 0 to -l to +l इंक्लूडिंग 0। सबशेल अगर 0 है, m 0 है मतलब एक ऑर्बिट है। p जो है इसका 1, -1 से लेके 0 +1 3, -1 इसका, 0 इसका, +1 इसका। d जो है इसकी 2 -2 ये इसमें f की ये, तो ये इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है 2n², इसका 2 है n, 2 × 1, तो इस तरह से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। फॉर अ गिवन नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज 2l+1। अगर हमें सिर्फ l की वैल्यू दे रखी है तो कितने ऑर्बिटल होंगे, वो होगा 2l+1 2l+1, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो होगा 4l+2। अगर मेरे पास l है 2 s-p-d, तो मतलब मैं d की बात कर रही हूँ, तो मतलब 2l+1। हाँ ठीक है, जैसे वो n² है नंबर ऑफ ऑर्बिटल का, अगर n दिया हो। Why don't I make a table of it? If n is given, अगर मुझे n दे रखा है तो नंबर ऑफ सबशेल इज इक्वल टू n, जितना n हो गए। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू n², और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2n²। लेकिन अगर मुझे l गिवन है तो l तो खुद सबशेल होता है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2l+1, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2l+1। ओके, क्योंकि एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज इसमें 1s से बड़ा है 2s इज इक्वल टू 2p, इससे बड़ा है 3s इज इक्वल टू 3p इज इक्वल टू 3d, इससे बड़ा है 4s इज इक्वल टू 4f इज इक्वल टू 4p इज इक्वल टू 4d। But this is different for multiple electron species. This does not happen with multiple electron species. So for multiple electron species, for single electron species, for multiple electron species, n+l rule. n+l जिसका बड़ा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। If n+l same, then गो फॉर n जिसका बड़ा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। फाइन, यही पढ़ा ना। हाँ, और एक और चीज़, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट और वो सबशेल इज इक्वल टू रूट में l+1 h/2π। ये हो गया एक, ठीक है। ओके, अगर n जो है ये m मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ये सब
अब आते हैं स्पिन क्वांटम नंबर पे। स्पिन क्वांटम नंबर ये हमें एग्जैक्टली बताता है कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अराउंड कैसे स्पिन कर रहा है। ये स्क्वांडाइजर के सॉल्यूशन का पार्ट नहीं था, स्क्वांडाइजर के इक्वेशन में 3 ही थे, बट ये हमें एग्जैक्टली बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक्सिस पे क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो क्लॉकवाइज अगर वो मूव कर रहा है विच इज़ लाइक दिस, तो वो होगा +1/2, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो इट वुड बी स्पिन क्वांटम नंबर सेम H+N, तो ऐसे वो वैसे था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्पिन एंगुलर मोमेंटम यहीं कहीं लिख देते हैं उधर। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम इज इक्वल टू S+1 H/2 बार। नोड्स क्या होती हैं? नोड्स वो रीजन होते हैं जहाँ प्रोबेबिलिटी किसी इलेक्ट्रॉन को पाने की होती है 0। अगर ये ग्राफ है और ये ऐसे ऐसे आ रहा है तो यहाँ पे ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है। नोड वो एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी है 0। टोटल नोड जो है वो होते हैं n-1। अगर एक ऑर्बिट है तो कोई नोड नहीं होगी, 2 ऑर्बिट है तो एक नोड तो होगी, 3 ऑर्बिट है तो 2 नोड तो पक्का होगी। रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है एंगुलर नोड इज इक्वल टू L, और रेडियल नोड होती है n-L-1। n2 है तो इसकी रेडियल नोड कोई नहीं होगी, इसमें जो भी होंगी वो एंगुलर नोड होगी और टोटल नोड भी एक ही होगी। तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको भी समझ लेते हैं। नोड कौन सा एरिया है? नोड वो एरिया है जहाँ इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0, जहाँ इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी इज 0। नोड 2 टाइप की होती हैं, एक होती है हमारी रेडियल नोड, एक होती है हमारी एंगुलर नोड। एंगुलर नोड जो है ये L के बराबर होती है, रेडियल नोड होती है n-L-1। Okay, so which of the following orbital complete wave function represented by 5, 4, 1, 0? ये x y z होता है, इसमें x y z, यहाँ n l m। ओके, 5 में अगर यहाँ कुछ नंबर लिखे हैं, ये n है, ये l है, ये m है, 3 ही बताए थे इसने, तो ये होगा 4p, p s p d 4d। ठीक है, उसके बाद विच इज प्रेजेंट इन, ये तो हो गया। कितने क्या कैन अकोमोडेट, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 5s-p-d-f 5f 14 आ सकते हैं rf, है ना। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जिसका 2s, s में l होता है 0। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट मतलब l, एंगुलर मोमेंटम √L, l+1, 0+1 दैट इज 1 h/2π, √1 इज 1 h/2π आंसर होगा। वाई अच्छा मल्टीप्लाई होता है ना, वो तो 0 हो जाएगा ना। 4p का ऑर्बिटल n-s-p n-L-1 1 2 √2 h/2π। ये इससे ज़्यादा थोड़े हो सकता है। अगर l 0 है तो इट रेंजेस फ्रॉम -L to +L, ये भी 0 होगा। 2s की बात हो रही है यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज पता चल जाएगा, n + n-L-1 2n n-1।
Oh, this is L. Sorry, n minus 1 is. तीन 2019 का सवाल है, मैं खुद सॉल्व करती हूँ। 3 नोड हैं, 3 एंगुलर नोड है मतलब n, और 3 ही टोटल नोड है। इसका मतलब रेडियल नोड 0 है, n माइनस 1 3 है, n जो है वो 4 है। रेडियल नोड कितने होंगे? एंगुलर नोड है, रेडियल नोड n माइनस l माइनस 1, 3p 3p, p में sp, l है 2, सो n इज 3, 3 माइनस 2 माइनस 1 2, सॉरी 3sp, p में 1 होता है ना, 1। अब शेप्स कैसी हैं ऑर्बिटल की? रुक जाओ 1 मिनट, में शेप्स तक का सब निकाल के आऊँ। barely 45 पेजेस रहे हैं। लेट्स गो लेट्स सॉल्व देम एंड ख़त्म करते हैं। देखो मेरी बात सुनो, L0 M0, L0 मतलब S सबशेल, S सबशेल में एंगुलर नोड जो है वो L, वो भी 0। शेप कैसी होगी इसकी? स्फेरिकल। ऐसा देखो, L1 मतलब P मतलब M माइनस 1 0 प्लस 1, शेप डम्बल। ऐसी एक एंगुलर नोड या एक नोडल प्लेन, देखो एक नोडल प्लेन, एक नोडल प्लेन, एक नोडल प्लेन। अब ये नोड, एक नोड वो जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं ढूंढा जा सकता, तो ये एक नोड होगी इसमें एंगुलर नोड। पी जेड जो है जेड एक्सिस में, पी जेड जो है यहाँ पे तो M0 होता है और इनमें -1 + 1 होता है। L2 मतलब M कितना? -1 -2 -1 0 + 1 वो +2, ठीक है। डबल डम्बल, ऐसे 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 डबल डम्बल, ठीक है। उसके बाद इसमें होगी L2 मतलब 2 एंगुलर नोड हैं इसमें, 2 एंगुलर नोड। और रेडियल नोड जो है वो होगी n माइनस l -1 -1 2 -1 -3, और ये n जो है वो इसमें l से एक पहले वाला होता है तो 3 -1, तो वो नहीं मुझे समझ में आएगा। बट इसमें 2 नोडल प्लेन, 2 एंगुलर प्लेन होती हैं, एक होती है Z² पे, एक होती है इलेक्ट्रॉन इज बिटवीन द एक्सिस, और ये इनके बीच में होता है M0 + 1। और ये dz² और dx² - y² के एक्सिस पर होता है, Z² और x²। अगर Z² y² होता ना तो उसमें ऐसे ऐसे होता, और अगर Z² होता तो उसमें ऐसे ऐसे Z² के उस पे एक्सिस पे होता, dz/x yz। 2 नोडल प्लेन हैं। dz वाले में कोई नोडल प्लेन नहीं है, देखो xy प्लेन में dz² जो है ये देखो पूरा का पूरा, और ये xy प्लेन में, इसमें 2 नोडल, हर उसमें 2 नोडल प्लेन हैं, एक ये और एक ये। dxy में और dyz में देखो 2 नोडल प्लेन। नोडल प्लेन इसमें सिर्फ dz² वाले में नहीं होता, जो एक तो ऐसे होता है और साइड में ऐसे xy प्लेन में इसका वो चल रहा होता दूसरा। ये x और z प्लेन है, ये नोडल प्लेन का एरिया, ये नोडल प्लेन का एरिया, ये नोडल प्लेन का एरिया। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होते, ये नोड होती है, ये नोड होता है, तो नोड वो एरिया है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे ऐसे तो यहाँ तो नहीं होगा बीच में। ये देखो ये वो ऐसे और ये ऐसे, तो ये कोनिकल में, Z² में कोनिकल नोड्स होती हैं, बट एक्चुअली एंगुलर नोड नहीं होती और ना ही रेडियल नोड होती है। अब एप्लीकेशन क्या है इन क्वांटम नंबर की? पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं हम, n+l रूल से सबकी एनर्जी पता कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है क्या नहीं है, पूरा का पूरा अरेंजमेंट पता कर सकते हैं। ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ जो थे वो एक जर्नल वर्ड है जिसका मतलब है बिल्डिंग अप, मतलब
प्रिंसिपल एक ऐसा जो बिल्ड हो रहा था। इसमें हमें सीक्वेंस पता चलता है एनर्जी का, विच इज़ स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू DPS वैसे करके मैंने एक ट्रिक बना के लर्न कर रखा है। ये हमें सीक्वेंस बताता है अलग अलग सब शेल का कैसे कैसे फिल हो रहे हैं, किस किस एनर्जी से कहाँ कहाँ कैसे कैसे। सब शेल जिसका सबसे कम एनर्जी है वो सबसे पहले फिल होगा, विच इज़ 1s, और फिर ऐसे 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 हाईएस्ट एनर्जी वाला सबसे एंड में जाकर फिल होगा। 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2s के बाद 3p, 3p के बाद 3s के बाद 3p, इसके बाद 4s के बाद 3d, उसके बाद 4p, इस पे इस तरीके से ये पूरे के पूरे फिल होते हैं। शॉर्टकट वही है इसका, शॉर्टकट है ये देखो, शॉर्टकट भी समझा देते हैं। शॉर्टकट है स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू DPS। और z अगर 115 है तो इस तरह से हम पूरा लिख कर सॉल्व करेंगे। 51 है तो ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयंस की भी वैसे ही होती है जैसे नॉर्मली होती है, बस 2 इलेक्ट्रॉन निकालते तो लास्ट वाले में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालते, जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, आउटर मोस्ट में से निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम द आउटर ऑर्बिटल आउटर मोस्ट सब शेल। ये देखो इसमें से आउटर मोस्ट 4s था तो 4s से निकाल दिए। अब हुंड का रूल था, हुंड का रूल क्या था, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का। ये भी समझाते हैं हुंड का रूल क्या था। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं देख लूँ अभी कितने पेजेस मुझे डिलीट करने हैं। हुंड्स के बाद स्टेबिलिटी, फिर पॉली, फिर मैग्नेटिक नेचर, और फिर आगे खास कुछ नहीं है इसके में। आई एम जस्ट बिट टायर्ड। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये रूल क्या करता है, ये डील करता है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम सबशेल। अच्छा, फिलिंग कैसी होगी बेसिकली ये बताता है। ये पेयर करता है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम सबशेल। DNF डू नॉट टेक प्लेस until each orbital belonging to subshell has got 1 electron each सिंगली ऑक्यूपाइड। अच्छा भाई समझ गई, मुझे याद आ गया क्या था। जैसे ये है ना, जैसे P है तो इसमें 3 है, तो ये 1 है, अब मुझे दूसरा, ऐसा नहीं कि मैं दूसरा इसमें भर दूंगी, नहीं ये गलत है। मुझे पहले ये पूरा भरना है, मतलब अगर मुझे बनाना है तो मुझे ये भरना है, फिर मुझे ये भरना है, फिर ये भरना है, फिर अगर चौथा होगा तो वो मैं यहाँ पे भरूंगी, वो भी स्पिन क्वांटम नंबर के उससे। पहले मुझे एक बार ये पूरा हाफ फिल करना है, फिर मैं इसको फुल फिल करने के लिए जाऊंगी। तो सिंस देयर आर 3 in P, 5 in 7 and therefore the pairing of electron start P, D and F with the entry of 4th, 6th and 8th। समझे? स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे। जो कम्प्लीटली फिल्ड होता है वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड जैसा ही होता है और वो भी स्टेबल होता है, क्योंकि एक तो सिमेट्री होती है। अकॉर्डिंग टू सिमेट्री स्टेबिलिटी आ जाती है। कम्प्लीटली फिल्ड हाफ फिल्ड दोनों में सिमेट्री होती है और दे आर देयरफॉर मोर स्टेबल। एक्सचेंज एनर्जी, द नंबर ऑफ एक्सचेंज विच कैन टेक प्लेस इन मैक्सिमम एंड व्हेन द सबशेल इज ईदर हाफ। एक्सचेंज कितना हो सकता है, completely fill the exchange energy is maximum। एक तो स्टेबिलिटी, दूसरा वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन बताता है एक सीधा होगा तो एक उल्टा होगा, स्पिन क्वांटम नंबर, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं। नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम वैल्यू फॉर 4। चारों क्वांटम नंबर भी किसी की भी सेम नहीं होगी। चलो मान लिया n सेम, l सेम, m सेम, ओ भाई s तो अलग होगा, एक है सीधा होगा एक उल्टा होगा, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक नेचर कैसा होता है, 2 तरह के नेचर होता है। मुझे लगता है इस पर भी सवाल बन सकता है कि क्या कौन पैरामैग्नेटिक है और कौन डायमैग्नेटिक है और कैसे कैसे होते हैं। दे कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन ऑन दिस एज वेल। मैग्नेटिक नेचर पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये है एक्सेप्शंस कुछ। और देन वी स्टार्ट विद क्वेश्चंस। लेट्स गो विद मैग्नेटिक नेचर। 2 तरह के मैग्नेटिक नेचर हैं, एक है पैरामैग्नेटिक, दूसरा है डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक नेचर जो है ये है म्यू विच इज़ इक्वल टू रूट में n+2। ये है Bm विच इज़ बोहर्स मैग्नेटम विच इज़ बोहर्स मैग्नेटिक, ये इसकी यूनिट है। n यहाँ पे है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो मैं ना इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई नीड टू रिवाइज दिस डेली। सो आई विल मेक अ गैलरी ऑफ ऑल माई स्क्रीनशॉट्स एंड रिवाइज इट। ओके मैग्नेटिक नेचर 2 तरह का, एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक जो वीकली अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, डाया मतलब कम्प्लीटली, वीकली रिपेल। ओके। पैरामैग्नेटिक वो जो अट्रैक्ट हो रहा है वीकली टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, और डायमैग्नेटिक वो जो रिपेल कर रहा है। तो रिपेल कौन करेगा, जो कम्प्लीटली फिल होगा, जिसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, वो डायमैग्नेटिक हो गया। जिसमें अभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हो गया, क्या कहते हैं दिस। ओके, डायमैग्नेटिक में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, सो अनपेयर्ड तो होंगे ही नहीं। तो इस डायमैग्नेटिक का तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 आता होगा, जो भी मैग्नेटिक मोमेंट आता है वो पैरा का आता होगा। तो पैरा में n होता है हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें 1 है तो n+2
इसका फार्मूला है रूट में n+2, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक एक्सेप्शन है। पहला तो ये क्योंकि हमें हाफ फिल ज़्यादा स्टेबल होता है, कॉपर, क्रोमियम और कॉपर ये दो हैं क्योंकि हाफ फिल ज़्यादा स्टेबल होता है। अच्छा, ये क्रोमियम Cr2+ है, तो Cr बेसिकली Cr का ये होता है 2+, मतलब एक यहाँ से कट गया, एक यहाँ से कट गया, 4 है यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो रूट में 4 + 1 विच इज़ 4 5 डेट इज़ 20, 2 × 2 × 5 2√5 है इसका क्या कहते हैं मैग्नेटिक 4 + 2 अच्छा क्या +2 है कि +1 है? ओहो +2 है यार। n+2 विच इज़ रूट में 24, 5 से थोड़ा सा कम विच इज़ दिस। ओके, अब इंक्रीज इन एनर्जी ऑर्बिटल, ये रहा ना, सिंगल एटम है ना, ये 3 एटॉमिक नंबर हैं, S KLMN3। JEE में 2020 का सवाल है, ढूंढते हैं इसको। L जो है वो 4 होगा और बाइटल ढूंढने ना n² 25। रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ और ट्रेजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। हिजनबर्ग है, उसने कहा कि हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल सकती, डेफिनेट पाथ नहीं मिल सकता, ये गलत है। कम ज़्यादा ये भी गलत है, ये दोनों सही हैं। पेयर ऑफ आयन सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +3 +3 +3 +2। How many electron can fill in orbital phase in this 3p? How many electron now? n2 n² 80 2 and how many? ऑर्बिटल पूछ, इलेक्ट्रॉन कैन फिल इन ऑर्बिटल, वो जब टोटल है ऑर्बिटल ना, तो मुझे एल तो पता है कि एक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है 2 2l+1 4l+2 4+2 6, 2 इलेक्ट्रॉन हैं सेम ऑर्बिटल में है, स्पिन क्वांटम नंबर होगा from the following pair of ion which one is not iso electron pair? मैं देख रही हूँ कोई बढ़िया सा सवाल आया, स्पिन का ये हो गया। DZ² इसमें नहीं होती नोड यार, DZ में इसकी m वैल्यू 0 होती है, Z की 3s। रेडियल नोट कितनी होगी इसमें? रेडियल नोट होती है n-l-1, L0 इसका 2 रेडियल नोट होंगी। पोटेशियम है एनर्जी ऑर्डर 19 इलेक्ट्रॉन का, तो 3D में जाएगा 4s। स्कूल पब्लिक स्कूल 3D आता स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, पता नहीं क्या है। देखो नोड कहाँ होती है, ये देखो ये नोड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, ये नोड यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, यहाँ सब जगह इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, यहाँ पे नहीं घूमे, यहाँ पे फिर घूमेगा। ये देखो नोड, पहला रेडियस, फिर यहाँ जाके कहीं ख़त्म होगा, फिर एक नोड, फिर आएगा दोबारा से घूमेगा, फिर एक नोड, वैसे ये देखो नोड वैसे जैसे ये, तो ये नोड 4 रेडियल नोड है, और ये हमें रेडियल नोड ही बताती हैं। चैप्टर ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। 1 घंटा 45 मिनट लगे मुझे चैप्टर पूरा रिवाइज करने में।